हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ब्रजेश आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल DP पांडे प्राइवेट ITI में स्वागत है। मैंने आप लोगों को क्या क्षेत्रमिति पढ़ाया था, जिसमें सभी फार्मूले जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा घन हो गया, घनाभ हो गया, शंख हो गया, बेलन हो गया, सभी का फार्मूला बताया था। ठीक, और क्या गोले का भी फार्मूला वगैरह बताया था, और फार्मूला बताया नहीं था, याद भी कराया था और उसे ड्राइव भी किया था। ठीक, अगले वीडियो में जो हमने बताया, आज हम क्या उन्हीं के आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, और इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा, 8 मीटर ऊंचा है। ठीक, तो इसमें अधिकतम, तो इसमें अधिकतम कितनी लंबाई के बांस अर्थात बम्बू लंबाई के बांस को रखा जा सकता है। ठीक, रखा जा सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्या कि यदि 12 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचाई ऊंचा कोई क्या है, कमरा है, तो इसमें अधिकतम कितनी लंबाई का बम्बू रखा जा सकता है। तो हम देखेंगे क्या 12 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर, अर्थात कमरे की बात करेंगे तो कमरा क्या बनेगा हमारा, अगर उसकी क्या लंबाइयाँ, चौड़ाइयाँ, ऊंचाइयाँ समान रहे तो एक घनाभ ही बनेगा। क्या घनाभ बनेगा। ठीक, एक घनाभ बनेगा जो इस प्रकार होगा। ठीक, एक घनाभ बनेगा जो इस प्रकार होगा, क्या जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, ठीक, ऊंचाई कितनी होगी 8 मीटर। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे कि यदि हम इस बांस को क्या लंबाई के अकॉर्डिंग रखें। ध्यान से देखेंगे, यदि हम इस बांस को क्या लंबाई के अकॉर्डिंग रखें तो 12 मीटर का बांस रखा जा सकता है, अर्थात बम्बू रखा जा सकता है। यदि इसको हम चौड़ाई के डायरेक्शन में रखें या चौड़ाई के अनुसार रखें तो 9 मीटर का, ऊंचाई के अनुसार रखें या ऊंचाई के डायरेक्शन में रखें तो 8 मीटर। लेकिन हमको क्या देखना है कि सबसे अधिकतम लंबाई की, यानी अधिकतम लंबाई की बात करनी है जो इसमें रखा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि आयत है हमारे पास, क्या आयत है, तो कोई यदि बोलता है कि भाई इसमें कितने लंबाई का अधिकतम बांस रखा जा सकता है, तो हम मानेंगे क्या इसके विकर्ण। ठीक, इसके विकर्ण के अनुदिश, ठीक है, इसके विकर्ण के अनुदिश हम कोई बांस रखेंगे तो वह सबसे बड़ी लंबाई का होगा। उसी प्रकार इस घनाभ में भी क्या इसके विकर्ण के अनुदिश, ठीक, घनाभ में भी क्या होगा, इसके विकर्ण के अनुदिश जो बांस रखा जाएगा वही सबसे बड़ा बांस होगा। ठीक, कंसेप्ट को हमको समझना है। ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों का। ठीक, क्या डायगोनल लेंथ बोलते हैं विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है क्या, अंडर रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, क्या L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर घनाभ का विकर्ण होता है। और हम जानते हैं कि इसकी लंबाई 12 मीटर है।
तो 12 का स्क्वायर, बी अर्थात चौड़ाई इसकी 9 मीटर है, 9 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी 8 मीटर है, 8 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देना, उसे सॉल्व कर लेना। 12 का कितना हो जाएगा 144, 9 81, 8 8 64, ठीक। 4 1 5 5 4 9, ठीक। और कितना हो जाएगा 8 6 14, 4 18 के 8 और 81 बचेगा, जो एक मिला के 2 हो जाएगा। अंदर में 289 आ जाएगा। 2 की डायगोनल लेंथ हम बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अच्छा बच्चों, क्या 289 आपको मालूम है क्या होता है? 289 17 का क्या है? वर्ग ही तो है। यदि 289 17 का वर्ग है तो क्या यहाँ पर 17 मीटर आ जाएगा। और मीटर हमारी क्या इकाई होती है, ठीक, 17 मीटर। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक कमरा 12 मीटर लंबाई का, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है, उसमें अधिकतम कितनी लंबाई का, यानी अधिकतम 17 मीटर की लंबाई का बांस कहाँ रखा जा सकता है? उसके विकर्ण के अनुदिश, ठीक है, अकॉर्डिंग, ठीक। तो आपको क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, तो आप फिगर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, आप फार्मूले में सीधे रख के निकाल सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। हमको लगता है कि आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या, 10 मीटर बड़े 10 मीटर बड़े 5 मीटर बीमाओं वाली, 5 मीटर बीमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली कमरे की सबसे लंबे छड़ की लंबाई, रखी जा सकने वाली सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या होगी, ठीक। सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या होगी? यदि इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक, ध्यान से देखेंगे। 10 मीटर 5 मीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? इसकी बीमा है भाई, मान लीजिए लंबाई हो जाएगी, दूसरी चौड़ाई, तीसरी ऊंचाई, एक बीमा है, तो हमारा क्या बनेगा? एक आयतन ही बनेगा, ठीक, एक आयतन ही बनेगा। आयतन का एक घना भी बनेगा। क्या बनेगा? एक घना जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर होगी। ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात क्या करना है? देखना कि सबसे लंबे छड़ की बात कर रहा है। सबसे लंबे छड़, क्वेश्चन फिर वही है भाई, सबसे लंबे छड़ की बात करेगा, अर्थात उसके अकॉर्डिंग क्या, इसके विकर्ण के अकॉर्डिंग ही सबसे लंबा छड़ रखा जा सकता है। तो इसका विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, ठीक। डीएल बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण जानते हैं कि क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका डायगोनल लेंथ अर्थात विकर्ण कितना हो जाएगा? ए बराबर 10 का स्क्वायर, बी बराबर 10 का स्क्वायर और एच बराबर 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 100 ठीक 25, कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ेंगे तो 225। और हम देखते हैं 225 क्या होता है? 225 15 का वर्ग ही तो होता है। इस 15 का वर्ग है तो क्या डायगोनल लेंथ हमारा कितना आ जाएगा? 15, और इसका मात्रा मीटर होता है। भाई मीटर होता है, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यदि यहाँ सेंटीमीटर होगा तो यहाँ सेंटीमीटर आएगा, अगर मीटर होगा तो मीटर आएगा। कितना आ गया? 15 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है, ठीक।
तो कमरे में रखा, उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे छड़ की लंबाई कितना होगी? 15 मीटर, ठीक, जो उसके विकर्ण के अकॉर्डिंग रखी जाएगी, ठीक। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी घन के विकर्ण की लंबाई, क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, किसी घन के विकर्ण की लंबाई, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर हो, 6 मीटर हो तो घन का आयतन कितना होगा, ठीक। घन का आयतन कितना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और हमको देखेंगे क्या मिलेगा। घन की बात कर रहा है भाई, एक घन है जिसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर है, ठीक। घन की बात कर रहा है, घन में क्या होते हैं? तो घन की बात करेगा तो हम जानते हैं क्या रहेंगे, तो घन की बात करेंगे तो ये पहले जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं क्या होती है। घन क्लियर करेंगे, घन होता क्या? घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। A बराबर B बराबर मानिए या L बराबर एक नहीं मानिए, ठीक। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती? बराबर होती है, जिसको हम A के बराबर मान लेते हैं, ठीक। जिसकी भुजा A मान लेते हैं तो इसकी सभी भुजाएं A हो जाती हैं। तो हम देख रहे हैं इसकी लंबाई कितनी? 6 दी हुई है। यदि इसकी लंबाई, किसकी? घन के विकर्ण की लंबाई, क्या कह रहा है? घन के विकर्ण की लंबाई, भाई भुजा की लंबाई नहीं दी हुई है, विकर्ण की। तो जब विकर्ण, घन की विकर्ण की बात करेंगे तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण अर्थात डायगोनल लेंथ हम जानते हैं क्या होता है? √3a, ठीक। √3a होता है, जो कि हमने अगले कंसेप्ट में बताया था जब फार्मूला बता रहे थे यहाँ पर। तो डायगोनल लेंथ बराबर कितना दिया है? √3a। तो यहाँ डायगोनल लेंथ का मान रख देंगे कितना? 6 मीटर, √3 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ बच्चों, अब इसको हमको क्या करना है? एक क्या यहाँ पर हमने माना भुजा है, अब हमें भुजा का मान निकालना है। यदि भुजा का मान निकालना है तो क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, हम 6 को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं दो भागों में। 2 × 3 बराबर √3a। आगे क्या करेंगे? कहेंगे कि √3 × 3 बराबर √3a। आप लोग बोलेंगे क्या बच्चों कि सर ये कैसे आ गया? तो हम कहेंगे क्या, आप जानते हैं कि √3 बराबर होता क्या है? हम जानते हैं कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक। 3 को हम लिख सकते हैं क्या? √9 लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देखेंगे आप, 3 को तो हम √9 लिख सकते हैं, मतलब √9 लिख सकते हैं। यदि 3 को √9 लिख सकते हैं तो क्या 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 ही होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये तो क्लियर है। यदि ये क्लियर है तो आगे क्या करेंगे? इसके बराबर हम ये नहीं लिख सकते क्या? 3 × 3। आप बोलेंगे हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। तो जब आप ये लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे? ये √3 लिख सकते हैं भाई। √3 है, √3 × 3 है क्या? ये एक रूप में, तो इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आप देख रहे हैं क्या भाई, ये तो 3 का ही तो वैल्यू आया, इसलिए हमने क्या किया? 3 के स्थान पर √3 को √3 रख दिया। तो क्या हो जाएगा? √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यदि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें A का वैल्यू क्या मिल जाएगा? A का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2। A का वैल्यू 2
3। यदि ए की वैल्यू मिल गई तो ए है क्या, भुजा है भाई किसकी, उस घन की, जिस घन की क्वेश्चन बात कर रहा है। यदि उस घन की भुजा मिल जाएगी तो घन का आयतन तो हमको मालूम होता है क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला मुझे मालूम है या आप लोगों को भी मालूम नहीं है, ठीक। आयतन बी बराबर क्या होता है भाई, घनाभ होता है तो यदि बी एच होता है उसका क्या आयतन, यदि घनाभ की बात करते हैं तो उसका आयतन एल बी एच होता है। उसी प्रकार जब हम घन की बात करते हैं तो वही एल बी एच क्या, तीनों भुजाएं बराबर जब हो जाती है, एल बराबर बी बराबर एच, तो वहीं इनका आयतन क्या आ जाता है, ए क्यूब। और जब इनका आयतन ए क्यूब आ जाता है तो बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ से रख देंगे और ए का वैल्यू 2√3 है। यदि 2√3 है तो इसका होल क्यूब होगा तो बी बराबर मिल क्या जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8, और ये क्या आ जाएगा भाई, √3 का 3 बार हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा √3 को √3 नहीं तो आपसे कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक। 8 क्या इतना बराबर तो हम जानते हैं कि √3 बराबर 3 याद रखिए 3, और आगे क्या बचेगा √3, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बी बराबर 8×3 24√3, जो कि हमें आयतन मिल गया। और आयतन यदि मीटर में दिया है, ठीक, यदि लंबाई क्या मीटर में दिया है, ठीक, चाहे विकर्ण की लंबाई हो चाहे भुजा की लंबाई हो, यदि क्या मीटर में दिया है तो घन का आयतन जो हो जाएगा क्या मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा सर, 24√3 मीटर क्यूब। हमको लगता है कि बच्चों बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है क्वेश्चन। तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक, और समझेंगे और क्लियर करेंगे, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि बेलन पर आधारित है। यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन चौथा क्या है, एक दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, तथा उनकी ऊंचाइयों या उनकी ऊंचाई, ठीक, उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। तो उन बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना होगा, ठीक। आपको क्या ज्ञात करना है, आयतनों का अनुपात कितना होगा। बस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या करना है, ध्यान से देखना है, कंसेप्ट को समझना होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। हम जानते हैं क्या, इसका ये दिया पहले तो बेलन, तो इसे बना लेते हैं। आप लोग एग्जाम के लिए बना रहे हैं, फिगर पर समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ये हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये हो जाएगी त्रिज्या r, ठीक। तो r मान के r1 ये हो जाएगी r अर्थात r2, इसकी हाइट h1, इसकी हाइट h2। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। त्रिज्याएं किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात है। अर्थात यदि इसकी त्रिज्या 2x होगी तो इसकी त्रिज्या 3x होगी। कहने का मतलब यह है कि पहले बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी तो दूसरे बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगी। जब
पहले की 20 दूसरे की 30 है, पहले की 20 तो दूसरे की 30, या पहले का 200 तो दूसरे का 300, इस अनुपात में होगा। ठीक, तो आपको देखना है तो क्या है कि x के रूप में इसे मान लेते हैं। ठीक, 2x 3x मान लीजिए, इसकी त्रिज्या बराबर कितना 2x हो जाएगी और इसकी त्रिज्या बराबर 3x हो जाएगी, क्योंकि अनुपात है इसलिए उसके साथ x का गुणा कर देते हैं। और इसकी ये क्या ऊंचाई माननी है हमको। ठीक, ऊंचाई माननी है, ध्यान से देखिए ऊंचाई का अनुपात क्या है, ये भाई 5 के अनुपात में, ये 3 के अनुपात में। तो उसी प्रकार ऊंचाइयों के लिए क्या हो जाएगा, इसको 5 हम y मान लेते हैं और इसको 3y। तो इसकी ऊंचाई इतनी, इसकी ऊंचाई इतनी, इसकी त्रिज्या इतनी, इसकी त्रिज्या इतनी। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो b1 बराबर क्या होता है, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन कितना पाई, अब भाई r1 बराबर कितना है 2x का होल स्क्वायर और h1 बराबर 5y। ठीक, इसी प्रकार दूसरे बेलन को b2 का क्या हो जाएगा, पाई तो वही होगा, r बराबर कितना हो जाएगा 3x, अरे r 3x है तो 3x आ जाएगा, 3x का होल स्क्वायर और इसकी हाइट कितनी है, मतलब कि दूसरे बेलन की हाइट कितनी है 3y। ध्यान दीजिए, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि उनके उन बेलनों के आयतनों का अनुपात। यदि हम बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन b1 है, दूसरे बेलन का आयतन b2 है, तो उन बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। भाई अनुपात जानते हैं, यदि कहीं पर अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, b1/b2 अगर करेंगे तो यही तो हमारा अनुपात होता है। तो हम कर देते हैं b1/b2, इधर क्या हो जाएगा पाई 2x का होल स्क्वायर 5y और इधर कितना हो जाएगा यह पाई 3x का होल स्क्वायर 3y। अब इसे साफ कर लेंगे, b1/b2, पाई से पाई गया, y से y गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 4x स्क्वायर, ठीक, इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9x स्क्वायर, ठीक, इंटू 3। क्लियर है। हाँ, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 9 3 27, क्या आ गया हमारा, ध्यान से देखेंगे क्या आ गया। हाँ ठीक है बच्चों, क्या आ गया हमारा 20/27, जो कि हमारे आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बेलन के b1/b2 20/27 20/27। ठीक, 20/27। और अगला क्वेश्चन क्या हम करेंगे, हमको लगता है बच्चों आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, कई बार भी परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक, क्योंकि हमने कंसेप्ट को पहले ही क्लियर कर लिया था कैसे क्या होता है, ये फार्मूला बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, यदि एक गोले की त्रिज्या, क्वेश्चन 5, यदि एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम जानते हैं गोले की बात करते हैं तो गोले का फार्मूला क्या हो जाता है भाई, गोले के आयतन की बात कर रहे हैं, गोले की त्रिज्या r दी है, कितनी है r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, यदि गोले की आयतन की बात करते हैं तो आयतन b बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, आयतन b बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये तो होता है। अब ये हमारा फार्मूला है। ठीक, पाई r क्यूब ये हमारा फार्मूला है। तो आयतन निकालना है तो 4/3 यहाँ पर दिया ही है, पाई का मान क्या हो जाता है, अभी देखते हैं, पहले लिख देते हैं पाई
ये आर कितना हो जाएगा हमारे 10 का क्यूब, ठीक, ये 10 का क्यूब हो जाएगा। और 4/3 ये कितना हो जाएगा, इसका क्यूब, ये 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और ये पाई, आंसर पाई के रूप में देना, तो कितना हो जाएगा 4/3, ठीक, और जो पाई, ठीक, ये हमारा क्या आयतन आ जाएगा। और ये इसकी वक्रपृष्ठ ज्ञात करने, क्या वक्रपृष्ठ, अब इसकी वक्रपृष्ठ तथा वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों सेम होता है, ठीक। तो इसका वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4π टोटल सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या 4πr² होगा। तो 4 यहाँ लिखेंगे, पाई यहाँ लिखेंगे, और r बराबर 10 का स्क्वायर कितना 100 बराबर 400 पाई, 500 पाई के रूप में ही आ रहा है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। पाई का मान जानते हैं क्या 3.14 होता है या 22/7 होता है, ठीक। क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा बच्चों, यहाँ तक हमको आसान है, ठीक। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक। आज के क्लास में 5 क्वेश्चन ही, ठीक। अच्छा बच्चों एक चीज देख लेते हैं, क्या पाई, पाई हमारा आता कहाँ से, ठीक, पाई कहाँ से आता है। यदि हम एक क्या बना ले वृत्त, यदि एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक, और क्या करते हैं एक वृत्त बन गया हमारा, ठीक, वृत्त बन गया, इसका मध्य पॉइंट O हो जाएगा, ठीक, इसकी त्रिज्या इधर आए इधर आए, और ये क्या हो जाएगी इसकी, भाई यही तो हमारी परिध होगी, परिध, ठीक, परिध हो जाएगी। परिध तो सब लोग कह देते हैं क्या 2πr होता है, लेकिन हम कहते हैं कि 2πr नहीं होता, ठीक। हम परिध कहाँ से आता है उसे क्या करेंगे, ठीक। तो हम जानते हैं कि परिध को हम यदि किससे भाग देंगे, परिध को यदि हम क्या इनके व्यास से, ठीक है, व्यास से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, ठीक। इस कांस्टेंट वैल्यू को ये हम क्या पाई कहते हैं। कोई भी वृत्त हो, ठीक, कोई भी वृत्त हो और उसकी परिधि को क्या, उसकी परिधि अर्थात पेरिफेरी को यदि हम उसके डाया से डिवाइड कर दें, उसके व्यास से डिवाइड कर दें, तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है, उसे ही हम पाई मान लेंगे, ठीक। सबसे पहले बात को समझेंगे कि पाई हम सोचते हैं यहाँ से कहाँ से आ जाता है, तो हमको देखना क्या ये परिध और डाया का अनुपात होता है, क्या परिध तथा व्यास का अनुपात होता है, व्यास का अनुपात होता है, ठीक। दूसरे भाषा में कह सकते हैं परिध के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक, परिध के अनुक्रमानुपाती होता है। परिध के अनुक्रमानुपाती होगा भाई, इसकी जो परिध होती है वो व्यास के अनुक्रमानुपाती को, व्यास के अनुक्रमानुपाती होती है, व्यास के अनुक्रमानुपाती होगी तो क्या, जब यहाँ एक कांस्टेंट संख्या आएगा तो उसको पाई मान लेते हैं और ये व्यास हो जाता है, ठीक। और उस प्रकार में हमारा क्या रहता है परिध बटे व्यास, परिध बटे व्यास बराबर पाई, ठीक। और पाई का मान क्या 3.14 होता है, ठीक। आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
आज क्वेश्चन नहीं करते बच्चों, ठीक है, समय का अभाव है, कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, और हमको लगता है कि आज मतलब जितने समय से मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हमने फार्मूला पढ़ाया, फार्मूले को ड्राइव किया, उसका अगर हम घनाभ बना रहे हैं, घन बना रहे हैं तो उसका एरिया क्या होता है, उसके कितने फलक होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ हमने बताया। ठीक, एक दिन में मेंसुरेशन पढ़ना संभव नहीं है। ठीक, एक दिन में मेंसुरेशन पढ़ना संभव नहीं है, एक दिन में मेंसुरेशन पढ़ना संभव नहीं है। तो ये हमारे प्रैक्टिस में ये बराबर नहीं रहेगा तो इसके फार्मूले वगैरह बोलते जाएंगे। ठीक, तो हम अगले क्लास में फिर क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद बच्चे।